विद्यार्थियों, आज अपन कॉरपोरेट अकाउंटिंग में जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अंशों का मूल्यांकन, यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर के पूरे चैप्टर को समझने के लिए हम 2 वीडियो लेक्चर में पूरा चैप्टर समझेंगे, जिसमें से पहला जो पार्ट है वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लेक्चर का पहला जो पार्ट है उसकी आज बात करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर यानी अंशों का मूल्यांकन। तो अंश मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? क्योंकि जब कभी भी हम मार्केट में, बाजार में अंशों को खरीदते हैं या अंशों को बेचते हैं तो पहले से मूल्य हमें निर्धारित मिलता है और निर्धारित मूल्य पर ही हम हमारे अंशों को बेच या खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर अंशों के मूल्यांकन का जो तात्पर्य है वो यह है कि कंपनी की लाभार्जन क्षमता, कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं कंपनी की साख के आधार पर किसी निश्चित समय विशेष पर अंश के मूल्य का निर्धारण करना ही अंश का मूल्यांकन कहलाता है। लाभार्जन क्षमता अर्थात कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और कितना पिछले वर्षों में उसने प्रॉफिट कमाया था, उस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी आगामी वर्षों में कितना लाभ कमाएगी। दूसरा, कंपनी की वित्तीय स्थिति। कंपनी की वित्तीय स्थिति का तात्पर्य क्या होता है कि कंपनी की जब बैलेंस शीट देखते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट में वास्तविक संपत्तियां कितनी हैं, उन संपत्तियों का बाजार मूल्य कितना है, उन संपत्तियों को यदि अभी वर्तमान में हम बेचें तो कितना मूल्य प्राप्त हो सकता है। ये सारी चीज़ें कंपनी की वित्तीय स्थिति में शामिल होती है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को देखने से हमें पता चलता है। तीसरी स्थिति है कंपनी की साख, यानी कंपनी की गुडविल। कंपनी की गुडविल है तो प्रॉफिट अधिक होगा, कंपनी की गुडविल नहीं है तो प्रॉफिट कम होगा। तो ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए एक निश्चित समय विशेष पर, एक निश्चित समय, जैसे आज जो स्थिति है वो स्थिति हमेशा रहे जरूरी नहीं है। आज जो स्थिति है हो सकता है कि भविष्य में उससे बेहतर स्थिति बन जाए, आज जो स्थिति है हो सकता है उससे भविष्य में खराब स्थिति बन जाए। तो हमें किसी निश्चित समय विशेष पर कंपनी की ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां देखते हुए कंपनी के अंश का मूल्य निर्धारित करना होता है। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें जैसे कि आजकल अपन सब लोग जानते हैं कि जो सार्वजनिक कंपनी हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उन कंपनियों के अंशों का स्टॉक एक्सचेंज में क्रय और विक्रय, ऑनलाइन ट्रेडिंग चलती रहती है। अब वो जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, यानी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो मूल्य उद्धृत किया जाता है, जो एक दिन में, एक घंटे में कई बार बदल जाता है, तो वो कंपनी के अंशों का वास्तविक मूल्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह जो मूल्य है, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो निर्धारित किया हुआ मूल्य है, वो अंशों की मांग और पूर्ति पर आधारित होता है। दूसरी बात, वहाँ पर जो सटोरिये जो बिजनेस कर रहे हैं, उन सटोरियों की प्रवृत्ति के आधार पर अंश का मूल्य कम या ज़्यादा होता रहता है। जो सटोरिये जिस कंपनी के अंश के मूल्य को बढ़ाना चाहते हैं, जिस कंपनी के अंश के मूल्य को घटाना चाहते हैं, वो वैसा आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसी कार्य के लिए, उसी बिजनेस के लिए वो सटोरिये वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो निर्धारित मूल्य होता है वो कंपनी की लाभार्जन क्षमता को, कंपनी की वित्तीय स्थिति को कतई प्रकट नहीं करता है। इसलिए हमें अंशों का मूल्यांकन कंपनी के चिट्ठे और कंपनी के लाभ हानि खाते में जो सूचनाएं आई है उन सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। तीसरी बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है कि जो इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति है, जो कंपनी में पैसे लगाने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो विनियोजक है, उस विनियोजक की रुचि क्या है, उस विनियोजक का उद्देश्य क्या है,
विनियोजक की रुचि और विनियोजक के उद्देश्य के आधार पर अंश मूल्यांकन के लिए दो विधियां काम में ली जाती हैं। देखते हैं अगली स्लाइड में कि वो दो विधियां कौन सी हैं। देखिए, दो विधियां, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, दो विधियां यहां पर। पहली विधि नेट एसेट्स मेथड यानी शुद्ध संपत्ति विधि, और दूसरी विधि यील्ड वैल्यूएशन मेथड यानी प्रतिफल मूल्यांकन विधि। नेट एसेट्स मेथड के अंतर्गत यदि हमें अंशों के मूल्य का निर्धारण करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, वैल्यू पर शेयर बराबर नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, यानी कंपनी की शुद्ध संपत्तियों में कंपनी के अंशों की संख्या का भाग लगा देते हैं तो जो मूल्य आता है वो कंपनी के एक अंश का मूल्य माना जाता है। अब नेट एसेट्स का निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे कि अगली लाइन में अपन ने लिखा है कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, कुल संपत्तियां, कंपनी की कुल संपत्तियों में से कंपनी के बाह्य दायित्व यानी जो दायित्व कंपनी को किसी अन्य व्यक्ति को चुकाने पड़ेंगे, उन सभी बाह्य दायित्वों को यदि हम घटा देते हैं तो बचा हुआ जो है वो नेट एसेट्स कहलाती है। देखिए, ये नेट एसेट्स मेथड उन विनियोजकों के द्वारा अपनाई जाती है जो विनियोजक अपने मूलधन की सुरक्षा चाहते हैं। और मूलधन की सुरक्षा, इस विधि से मूलधन की सुरक्षा के प्रति वो विनियोजक कैसे आश्वस्त होते हैं? तो इसके लिए ये सोचिए कि कंपनी के लिए कंपनी के एक अंश के पीछे कितनी संपत्ति है, यह मूल्य नेट एसेट्स मेथड निर्धारित करता है। यदि किसी कारण से कंपनी समाप्त हो जाती है, कंपनी का समापन होता है, तो समापन के समय पर कंपनी की जो शुद्ध संपत्तियां हैं, अर्थात सारे दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात जो बची हुई संपत्तियां हैं, वो अंशधारियों में उनके अंशों के अनुपात में वितरित की जाती है। और यदि किसी कंपनी के पास संपत्तियां अधिक है, शुद्ध संपत्तियां अधिक है, तो प्रत्येक अंशधारक को अधिक पैसा मिलेगा, अर्थात उसका मूलधन नहीं डूबेगा। और यदि किसी कंपनी के पास शुद्ध संपत्तियां यानी दायित्वों को चुकाने के पश्चात बची हुई संपत्तियां कम हैं, तो अंशधारियों को फिर कम राशि या जीरो राशि मिलेगी, अर्थात उनका मूलधन डूब जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो विनियोजक अपने मूलधन की सुरक्षा चाहते हैं वो विनियोजक अंशों का निर्धारण नेट एसेट्स मेथड के आधार पर कर सकते हैं, यानी उन्हें यह देखना चाहिए कि कंपनी की शुद्ध संपत्तियां कितनी हैं। दूसरी विधि है यील्ड वैल्यूएशन मेथड, यानी प्रतिफल या लाभार्जन या आय के आधार पर मूल्यांकन। कंपनी को इनकम कितनी हो रही है, कंपनी को भविष्य में इनकम कितनी होने की आशा है, उस आधार पर मूल्यांकन करते हैं। तो ये विधि चूंकि आय के आधार पर होती है, इसलिए चूंकि आय के आधार पर होती है, इसलिए जो विनियोजक विनियोग राशि पर अधिकतम लाभ अर्जित करना चाहते हैं, यानी उनको मूलधन की चिंता नहीं है, बल्कि उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उस पैसे पर प्रति वर्ष रिटर्न कितना मिलेगा, यह जो विनियोजक चाहते हैं, उन विनियोजकों के द्वारा यील्ड वैल्यूएशन मेथड से अपने अंशों का मूल्यांकन किया जाता है। या यूं कहें कि यदि मान लीजिए कि किसी नए व्यक्ति के द्वारा किसी कंपनी के अंश खरीदने हैं, यानी किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के अंश खरीदने हैं, तो वो कौन सी कंपनी के अंश खरीदे, यह तय करने के लिए कि किस कंपनी के अंश खरीदे, यह तय करने के लिए वो विनियोजक उस कंपनी के अंशों का मूल्यांकन करेगा। अब वो मूल्यांकन किस आधार पर करेगा, कौन सी विधि से करेगा, इसके लिए यह देखना होगा कि उस विनियोजक का उद्देश्य क्या है, उस विनियोजक को क्या चाहिए, उस विनियोजक को अपने मूलधन की सुरक्षा चाहिए अथवा उस विनियोजक को अपने विनियोग पर आय चाहिए। दोनों में से यदि वो मूलधन की सुरक्षा चाहता है तो पहली विधि यानी शुद्ध संपत्ति विधि के आधार पर मूल्यांकन करेगा। यदि वो अपने आय चाहता है मूलधन की अपेक्षा
विनियोग की गई राशि पर, लगाई गई पूंजी पर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहता है, तो फिर उसे प्रतिफल मूल्यांकन विधि से अपने अंशों का यानी उस कंपनी के अंशों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब अपन आगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में केवल ये सीखेंगे आज कि नेट एसेट्स मेथड के द्वारा अंशों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। देखिए, नेट एसेट्स मेथड, इस विधि का दूसरा नाम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी है। यानी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कहें या नेट एसेट्स मेथड कहें, एक ही बात है। इस विधि में यानी शुद्ध संपत्ति विधि में अंश का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध संपत्तियों का निर्धारण करना होता है। शुद्ध संपत्तियां कैसे निर्धारित होती हैं कि कंपनी की टोटल एसेट्स, कुल संपत्तियां, और कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटा देते हैं। अब कुल संपत्तियों में कौन कौन सी संपत्तियों को शामिल करते हैं, तो ख्याति सहित समस्त संपत्तियों को कुल संपत्तियों में शामिल करते हैं। फिर सवाल आता है कि संपत्ति को किस मूल्य पर शामिल किया जाए, तो हमारे पास संपत्ति को बाजार मूल्य पर शामिल करना चाहिए। यदि प्रश्न में बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है तो वर्तमान मूल्य पर शामिल करना चाहिए। यदि वर्तमान रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं है तो बुक वैल्यू यानी पुस्तक मूल्य पर शामिल करना चाहिए। फिर कुल संपत्तियां का निर्धारण हो गया, लेकिन कुल संपत्तियों में कभी भी कृत्रिम संपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है। कृत्रिम यानी फिक्टिशियस एसेट्स वो संपत्तियां होती हैं जो कंपनी के बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में तो दिखी हुई है, लेकिन जो वास्तव में संपत्ति नहीं है, बनावटी संपत्ति है। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये सारी मदें कंपनी के बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष में तो होती है, परंतु वास्तव में संपत्तियां नहीं होती है, इसलिए इनको कृत्रिम संपत्तियां कहते हैं। तो टोटल एसेट्स में कृत्रिम संपत्तियों को शामिल नहीं करते हैं। अब देखिए, नेट एसेट्स हमने कैलकुलेट कर ली। नेट एसेट्स में अंशों की संख्या का भाग लगा दिया तो एक अंश का मूल्य आ गया। लेकिन ये सारा काम तो केवल तब कर सकते हैं जब कंपनी की पूंजी संरचना में यानी कंपनी के बैलेंस शीट में एक ही प्रकार के अंश होते हैं, और वो होते हैं इक्विटी शेयर समता अंश। यदि कंपनी के बैलेंस शीट में एक से अधिक प्रकार के अंश हैं, यानी कंपनी की पूंजी संरचना में एक से अधिक प्रकार के अंश हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार के अंशों का मूल्यांकन शुद्ध संपत्ति विधि से निर्धारित करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अब ये एक से अधिक प्रकार के अंश कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी के पास एक समान अंकित मूल्य के कई प्रकार के समता अंश इसलिए हो गए क्योंकि प्रत्येक कुछ अंशों पर प्रदत्त मूल्य अलग अलग हैं। जैसे कंपनी के पास 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर हैं, लेकिन कुछ अंशधारियों से तो कंपनी ने 80 रुपये मांगे हैं, कुछ अंशधारियों से 100 रुपये पूरे मांग लिए हैं, कुछ अंशधारियों ने अभी 50 रुपये चुकाए हैं। इस तरीके से कंपनी के पास 3 कैटेगरी के शेयर हो गए। 100 रुपये वाले अंश 100 रुपये पूर्ण प्रदत्त, 100 रुपये वाले अंश 80 रुपये प्रदत्त, और 100 रुपये वाले अंश 50 रुपये प्रदत्त। अगर ऐसी स्थिति हमारे समक्ष हैं तो शुद्ध संपत्तियों की गणना करने के बाद उन शुद्ध संपत्तियों में नॉशनल कॉल्स यानी जो मांगी गई राशि नहीं है, अभी तक अप्रदत्त है, जो नहीं चुकाई गई राशि है, उसको भी जोड़ देते हैं, और जोड़ करके सभी अंशों को पूर्ण प्रदत्त एक तरह से बना लिया जाता है, और फिर प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त अंश का मूल्य ज्ञात करते हैं। अब एक पूर्ण प्रदत्त अंश के मूल्य में से जिस अंश पर जितनी अप्रदत्त राशि है उसको घटाते हुए अलग अलग तरह के अंशों का मूल्य निर्धारण कर लेते हैं। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि जब समता अंश अलग अलग अंकित मूल्य के हैं और सभी अंश पूर्ण प्रदत्त हैं। अगर अलग अलग अंकित मूल्य, जैसे कुछ अंश 100 रुपये वाले हैं, पूर्ण प्रदत्त है, फुली पेड अप है, दूसरे इक्विटी शेयर हैं जो 50 रुपये वाले हैं, फुली पेड अप है, तीसरे इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले हैं और वो फुली पेड अप हैं।
तो इस तरीके से है तो सारे के सारे फुली पेड अप यानी पूर्ण प्रदत्त, लेकिन अंकित मूल्य अलग अलग है। तो ऐसी दशा में जो हमारे पास नेट एसेट्स आई हैं, उन नेट एसेट्स को पेड अप कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, और फिर जिस प्रकार के अंश के हिस्से में जितनी शुद्ध संपत्तियां आती हैं, उन शुद्ध संपत्तियों के आधार पर उन अंशों का मूल्यांकन करते हैं। तीसरी स्थिति हमारे पास ऐसी होती है कि जब समता अंश अलग अलग अंकित मूल्य के हैं और उनके पेडअप वैल्यू भी अलग अलग है, अर्थात अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू भी अलग अलग हैं और पेडअप वैल्यू भी अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाली दोनों विधियों को काम में लेते हैं, अर्थात सबसे पहले पेडअप वैल्यू अलग अलग हैं, इसलिए एक समान यानी फुली पेड बनाने के लिए नोशनल कॉल्स यानी अप्रदत्त मांग को जोड़ दिया जाता है नेट एसेट्स में, और अप्रदत्त मांग को जोड़ने के पश्चात, अयाचित मांग को जोड़ने के पश्चात, चूंकि सारे फुली पेडअप हो गए, तो अब नंबर 2 विधि के अनुसार शुद्ध संपत्ति को पेडअप कैपिटल के रेशियो में विभाजित करते हैं, और विभाजन करके जिस प्रकार के अंश शेयर के हिस्से में जितनी संपत्तियां आती हैं, उनके आधार पर उनका मूल्य का निर्धारण कर लेते हैं। चौथी और अंतिम स्थिति क्या होती है कि कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर भी हैं और इक्विटी शेयर भी हैं। तब हमें यह देखना होता है कंपनी के पार्षद अंतर नियमों के अनुसार कंपनी के अधिमान अंशों को क्या क्या विशिष्ट अधिकार है। देखिए, सामान्यतः मतलब प्रश्न में जब कोई सूचना न हो तो अधिमान अंशधारियों को केवल अपनी पूंजी वापस लेने का अधिकार होता है और केवल एक निर्धारित प्रतिशत की दर से लाभांश पाने का अधिकार होता है। ऐसे अधिमान अंश जिनको पूंजी और लाभांश का अधिकार होता है, उनको अनावशिष्ट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो हमारे पास जो नेट एसेट्स हैं, उन नेट एसेट्स में से प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल और उनका बकाया लाभांश यदि कुछ हो तो वो घटाने के पश्चात बाकी जो शेष शुद्ध संपत्तियां रहती हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल हैं। एंड assets available for equity shareholder divided by number of equity share equals to value of equity share, and amount available for preference shareholder divided by number of preference share is equal to value of preference share। तो इसी तरीके से यदि किसी प्रश्न में अधिमान अंशों के लिए कुछ अलग प्रकार के अधिकार हों तो उनके अधिकार से संबंधित राशियां शुद्ध संपत्ति में से घटा दी जाती हैं। यदि अधिमान अंशधारियों को समता अंशधारियों के समान अधिकार हों, मतलब बराबर अधिकार हों, जो वास्तव में नहीं होता लेकिन प्रश्न में हो सकता है, समान अधिकार हों, तो फिर नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 में से किसी भी स्थिति, जो भी स्थिति हमारे सामने प्रश्न में है, उस स्थिति के आधार पर अंश का मूल्य निर्धारित कर लेते हैं। विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम इतनी बात सीखेंगे। अब हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ शेयर का पार्ट 2 जो वीडियो आएगा, उस पार्ट 2 के वीडियो में हम अंशों के मूल्यांकन की दूसरी विधि यानी यील्ड वैल्यूएशन मेथड को सीखने वाले हैं। तब तक आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चंस को हल करिए, और यदि कहीं कोई समस्या हो तो मुझे मेल पर अपनी समस्या भेजिए ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि यदि आप इस चैनल को, इस YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अपनी क्लास, अपने पेपर से संबंधित सारे के सारे वीडियो एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे, जो दोबारा देखने में, तीसरी बार देखने में, परीक्षा से पहले देखने के लिए भी आप काम में ले सकते हैं। इसलिए आप यदि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो अधिक बेहतर होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।